बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। महंगाई महंगाई और महंगाई। खान साहब ने जब से चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया है, लगता यूं है कि चीनी भी एलीट क्लास में शामिल हो गई है। मुल्क में इस वक्त चीनी का बहरान पैदा हो गया और चीनी पेट्रोल से ज्यादा महंगी और नायाब होती जा रही है। रमजान मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हैरानकुन बात अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा है, जिसने अवाम के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, घी, दालें और हत्ता के गोश्त भी आम आदमी की इस्तेताअत से बाहर हो गया। अब चीनी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों से लेकर आम बाजारों तक में दस्तयाब नहीं है। और शुरीद ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर 2 किलो चीनी के हसूल के लिए कम से कम 1500 रुपए खरीदारी की शर्त रख दी गई है। और चीनी ऐसे मिल रही है जैसे कोई ममनुआ शय चोरी छुपे बेची जा रही हो। और हालत यह है कि वुज़रा एक दूसरे को वजारतें तब्दील करने की मुबारकबादें दे रहे हैं। बहुत से शहरों में इस वक्त आटे की किल्लत है और कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। तनख्वाहें पिछले 3 साल से नहीं बढ़ी। कुव्वते खरीद में 40% से जायद कमी आ चुकी है और आम अशिया की कीमतों में 200 से 300% इजाफा हो चुका है। महंगाई ने अवाम की कमरदोरी करके रख दी है। और कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ना मईशत को ठीक कर पा रहे हैं, ना उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं जो खुद को माफिया कहते थे। अब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के होते हुए ये माफिया कहीं छुपा हुआ था। नवाज शरीफ होते तो ये माफिया कभी अवाम को ना लूटता। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई बहुत हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस माफिया ने कोशिश करके हुकूमत को तब्दील करा दिया। अब चीनी, गंदम, अद्वियात और पेट्रोल में माल बनाने वालों का खुरा हुकूमत में शामिल अफराद की तरफ जाता है। तो खान साहब को उस माफिया ने बुनियादी तौर पर इलेक्शन जीतने के लिए स्पॉन्सर किया, जो आज अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। खान साहब ने ऐलान किया था कि वो रमजान मुबारक में खुद कीमतों की निगरानी करेंगे, लेकिन ये ऐलान भी, ये दावा भी उनके साबका दावों की तरफ तरह धरा का धरा रह गया। तो खान साहब कभी इस्लामोफोबिया की तरफ चल पड़ते हैं, कभी किसी और की बात करते हैं और कभी अवाम को भाषण देते हैं, अमीर और गरीब के बारे में फर्क बताते हैं। कौम महंगाई से मर रही है और वजारतों की तब्दीली पर एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो अवाम जीते जी रोज मर रही है और हुकूमत वजीर बदल बदल कर खुश हो रही है। जब आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी, और मैं कोई 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये 2-3 साल पुरानी बात है। आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी, घी 120 रुपए किलो मिल रहा था, दालें 100 रुपए किलो के आसपास थी। तो खान साहब और उनके साथी ये शोर मचाते थे कि अवाम भूखे मर गए हैं, हुक्मरान चोर है, मुल्क लौट कर खा गए हैं, करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आज कमर तोड़ महंगाई पर कहते हैं पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन है। आज मुर्गी का गोश्त, चीनी, आटे और बुनियादी अशियाए ज़रूरत के दाम आसमान पर पहुंच गए और खास साहब अवाम को यह बता रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी और महंगाई की वजह अमीर लोग हैं। जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकता। रूल ऑफ लॉ नहीं का मतलब क्या होता है कि ताकतवर कानून के ऊपर होता है, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। तो कभी भी एक कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। कमजोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। जो बड़े डाकू हैं वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। तो 2 तरह नुकसान पहुंचाता है। रुपए जो आपकी करेंसी है वो भी इफेक्ट होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग से। और ये जो हमारे जेलों में बेचारे लोग हैं, ये नहीं है जो ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। तो खान साहब की बातें सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अब वज़ीर आज़म की सारी बातें या तो किताबी है या किताबों से ली गई हैं। ये एक पॉपुलर नैरेटिव है, गरीबों की अमीरों से नफरत और लोगों को गरीबी का जिम्मेदार अमीरों को ठहराना, यानी लोगों को यह बताना कि तुम गरीब हो तो इसलिए कि दूसरे लोग अमीर हैं और वो लूट कर खा रहे हैं। तो ये एक पुराना तरीके वारदात है। देखना ये चाहिए कि जो ये बातें करते हैं क्या वो खुद उस पर अमल करते हैं। अब ये बात तो दुरुस्त है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए
और किसी को कानून से ताकतवर नहीं होना चाहिए। मगर यही बात अगर वो करें जिनके इर्द गिर्द ऐसे अफराद की भरमार हो जो रोजाना अवाम की जेबों पर डाके मार रहे हो और अपनी दौलत बाहर मुंतकिल कर रहे हो, और जिन्होंने कानून को मौम की नाक बना रखा हो, तो फिर ये कौल और फेल का खुला तजाद कहलाता है। हाँ साहब की तकरीर हमेशा मुतासर कुन होती है, मैं भी उनका बड़ा फैन हूं, और उनकी तकरीर बुनियादी तौर पर बड़े बड़े अकवाले जरी पर मबनी होती है, लेकिन हकीकत में उन पर अमल नजर नहीं आता। अब जो काम कानून के करने के हैं, अगर वो काम ताकतवर लोग अपने हाथों में ले लेंगे तो यहीं से खराबी पैदा होती है। वज़ीर आज़म ने इस बात का फैसला नहीं करना होता कि कौन करप्ट है कौन ईमानदार है, और जहां ये फैसला वज़ीर आज़म सबसे ताकतवर आदमी अपने हाथ में ले ले और ये इसरार करे कि जो कुछ वो कह रहे हैं वही सच है, तो फिर इंसाफ और कानून जो है वो मजाक की बात लगती है। तो बातें इनकलाबी और अमल में खराबी हो तो लोगों को ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अमीरों के खिलाफ गरीबों के जज्बात और नफरत को इस्तेमाल करके दाद तो ली जा सकती है, लेकिन क्या इससे मुल्की मईशत ठीक हो सकती है? क्या इससे बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है? क्या इससे अवाम की मुश्किलात आप कम कर सकते हैं? अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर अमीरों को फांसी लटका दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और कानून को ताकतवर बनाती है हुकूमत, पार्लियामेंट, मुंतखब अरकान असम्बली। लेकिन अगर पार्लियामेंट की अपनी कोई हुकूमत ना हो तो फैसला फर्द वाहद या फिर चंद लोग करें, चंद लोगों के हाथों में सारा कानून आ जाए, तो फिर इंसाफ की बात मजाक बन जाती है। 32 माह गुजरने के बाद भी अगर खास अब अवाम को वही कहानियां सुना रहे हैं, वही बातें बता रहे हैं जो इलेक्शन लड़ते वक्त बताया करते थे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने वादों और दावों को अमली जामा पहनाने में नाकाम हुए। और वज़ीर आज़म की बातें वही हैं जो बस सुनी जा सकती हैं और लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब इन बातों पर किसी ने अमल ही नहीं करना तो फिर इनको सवाए इकवाले जरी और मुहावरों के अलावा और किस तरह लिया जा सकता है? तो इनकलाबी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अवाम के मसाइल तो हल नहीं कर सकती और ना ही कौम की तकदीर बदल सकती हैं। उसके लिए अमल करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, अमल से बनती है दुनिया, जन्नत भी जहन्नम भी। और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी। इसकी समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई थी जो उन्होंने मंजूर कर ली। उससे पहले काबीना ने भी ये समरी मंजूर कर ली। जराए कहते हैं कि वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई और ये पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई है। इस समरी में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 580 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 2063 कारकुनों को गिरफ्तार करके 115 FIR दर्ज की गई हैं। कल शेर शीसा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बात का ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जा रही, जिसकी सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। अब इसका एक प्रोसेस है। हुकूमत पाकिस्तान ने जब पाबंदी लगाने का फैसला किया तो ये मामला अब कानूनी तकाजों का मोहताज है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ेगा और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड जमात तहरीक लब्बैक जो कि रजिस्टर्ड जमात है और सिंध असम्बली में भी उनके मुंतखब अरकान शामिल है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाबंदी का फैसला जब आ जाएगा तो उनके अरकान असम्बली जो है उनकी भी जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे या उनकी रुकनीत खत्म हो जाएगी या उनसे कहा जाएगा कि वो किसी और जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें। तो कानून में इसका एक तरीक़ेकार मौजूद है जिसके मुताबिक कोई भी हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती अनटिल अनलेस कि उसको कानूनी प्रोसेस से गुजारा जाए। तो हुकूमत ने अपने तय फैसला कर लिया है और वज़ारत दाखिला ने इस जमात को कालादम भी करार दिया है। अब ये प्रोसेस मेरा ख्याल है जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर अपना फैसला देगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजी साहब बाकायदा इसके ऊपर रूलिंग दे चुके हैं, फैसला सुना चुके हैं। फैजाबाद धरना केस में उन्होंने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। तो हुकूमत उस फैसले को इसका हिस्सा बनाएगी या नहीं अपनी सिफारिश का, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में तय पा चुका है तो उम्मीद ये की जा रही है कि इन दोनों मामला को यानी हुकूमत की रिकमेंडेशंस और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मिलाकर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का प्रोसेस तय किया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सी मजहबी तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई जिन्होंने बाद में नाम बदल लिए और नई जमातें रजिस्टर करा ली।
चूंकि तहरीके लब्बैक ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस में चले, वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, तो फिर इलेक्शन कमीशन से रजू करना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा मनसूख होगी, तो उनके अरकान असम्बली जो है वो फाल नहीं रहेंगे। अब इस फैसले के बाद के तहरीक लब्बैक पर पाबंदी है, उसके बाद भी जो है वो बहुत से शहरों में अभी तक इतलात है कि हंगामे हो रहे हैं और बहुत से मकामात को क्लियर नहीं कराया जा सका। लेकिन ये भी इतलात है कि गिरफ्तारियों के बाद बेशतर जो शहर है उनमें हालात नॉर्मल हो गए हैं और बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बहुत हद तक सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है और गिरफ्तारियों का अमल जारी है। बहुत से उलमा को और उनके जो के लोग हैं जिनके नाम FIR में दर्ज है उनको पकड़ा जा रहा है। लाहौर में भी बहुत से अभी तक इलाके ऐसे जो एक्सटर्नल इलाके हैं जो अभी तक बंद हैं, जिनमें शादरा और कुछ इस तरह के इलाके हैं वो बंद हैं। नवाज शरीफ को सियासत से नहीं निकाल सके, उन पर करप्शन के इल्जाम साबित नहीं कर सके, उन्हें माफिया करार देकर उनका वोट बैंक कम नहीं कर सके, उन्हें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके, तो आखिरी हरबा यही रह गया था कि उनका घर गिराने चल पड़े। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के घर की 127 या 124 कनाल अराजी है, उसको गिराने के हवाले से जो हुकूमत एक्टिविटी कर रही है वो ये बताती है कि मसला इस मुल्क से करप्शन निकालने का या करप्शन खत्म करने का नहीं है, ना ही मसला ये कि मौशत कैसे ठीक होगी, ना ही मसला ये कि महंगाई और बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है। असल मसला तो नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ से नफरत है। अब ये कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ से इतनी नफरत करते हैं कि अब उनका घर गिराने तक चल पड़े हैं, और इस नफरत की वजह यह है जो नवाज शरीफ ने इस मुल्क में सियासत की है, उस मुल्क की खिदमत की है, वरना घर गिराने तक कौन जाता है। अब किसी को जुर्माना अदा करने के बाद उसका कई 100 कनाल पर मुश्किल घर अदालत लीगल करने की इजाजत दे देती है और किसी के घर की मलकियत के कागजात में जालसाजी करके उसका घर गिराने की साजिश की जा रही है। तो बात यही समझ में आती है कि असल मसला नवाज शरीफ है। तो पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान के रायविंड घर की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया और यह दावा किया कि यह जमीन महकमा औकाफ की है। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी तब्दील करा लिया और उसका इंतकाल वापस पंजाब हुकूमत के नाम करवा दिया गया है। बकौल नून लीग के जराये के इस बात की तैयारी की जा रही थी कि किसी भी वक्त इस अराजी पर मौजूद घर का हिस्सा मसबार करा दिया जाए, जबकि शरीफ खानदान के ये जराये कहते हैं कि तमाम जो उनकी अराजी है वो लीगलाइज है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी को तैयारी के साथ भेजा गया, लोग जमा हो गए, तो उसकी वजह से मामला निबट नहीं सका। इस मामले में नून लीग शहजाद अकबर और पंजाब हुकूमत का नाम भी ले रही है कि वो इसके पीछे हैं। अब शरीफ फैमिली ने इस इक़दाम के खिलाफ अदालत से रजू किया है, जहां से उसे स्टे ऑर्डर मिल गया है। लाहौर की एक सिविल अदालत ने शरीफ खानदान की रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतल्लक दरखास्त समाअत के लिए मंजूरी कर दी और उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया। इस दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब हुकूमत गैर कानूनी तौर पर जाती उम्रा की 1500 से जायद अराजी की मलकियत तब्दील कर रही है और रिकॉर्ड बदला जा रहा है। तो सिविल कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतल्लक कार्रवाई से रोक दिया गया। अब सवाल यह कि क्या कोई सियासी मामलात में इस हद तक आगे जा सकता है कि उसके घर तक गिराए जाने की नौबत आ रही है। इससे पहले भी पंजाब में भी हमने देखा है किसी का घर गिराने की, किसी MNA का घर गिराने चल पड़े थे, उसको भी उस पर भी स्टे दिया अदालत ने। जनरल मुशर्रफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में कोशिश की थी, जब नवाज शरीफ जला वतन हो गए तो यहाँ पर उनकी फैमिली तो थी नहीं, तो कोशिश की गई इस घर को सील कर दिया जाए या इस घर की जमीन में बेज़ाब्तियां तलाश की जाए, घर मसबार कर दिया जाए, तो वो भी इसमें से कुछ नहीं निकाल सके थे। अब पंजाब हुकूमत ने इसका कहीं ना कहीं से कुछ तोड़ तो निकाल लिया है और उन्होंने रिकॉर्ड ऐसा प्रोवाइड कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जमीन महकमा औकाफ की है। नून लीग कहती है कि रिकॉर्ड बदला गया है। अब सवाल ये कि क्या इस तरह की हरकतों से किसी लीडर को अवाम के दिलों से निकाला जा सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर नवाज शरीफ का नाम अब तक सियासत से खत्म हो जाता। दिन दिहाड़े पकड़े गए वो टाउट जो इमरान खान के हुक्म पर ब्रॉडशीट में कमीशन खा रहा था, उसको पंजाब में तानियात किया गया सिर्फ रायविंड के घर के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल और तब्दीली करने के लिए। शहजाद अकबर साहब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को, लैंड रेवेन्यू पंजाब को, AC को, DC को, तमाम अफसरान को
दूसरों को पटवारी कहते थे, आज पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ है। शहजाद अकबर साहब ने उनको प्रेशराइज करके परसों की रात, हमारे पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम एविडेंस, आप तो एविडेंस को इन्वेंट करा रहे थे, जिस पे अफसरान ने कहा ये एविडेंस इन्वेंट नहीं हो सकता और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये पहले डिस्प्यूट कमिश्नर के पास जाना है, उसके अंदर फैसला होगा और अगर आपने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया तो ये कानूनी जुर्म होगा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वो शेर रशीद। अभी मैं बहुत सारी बातें आपको बता नहीं सकता क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री में सारी एजेंसीज की इतलात आती हैं। इनका एजेंडा बड़ा एजेंडा था और ये बड़ी जल्दी फिर भी हालात काबू में आ गए, वरना ख्याल ये था कि ये 7-8 दिन तक ये हंगामा रही इस मुल्क में रहेगी। सब पार्टियों को मिल बैठना चाहिए। इस मुल्क में चलना है तो सियासी पार्टियां हैं, अगर इस मुल्क में इस तरह इन्होंने उधम मचाना है और अड़पान मचानी है और इस मुल्क के सारे निजाम को हाईजैक करना है फिर तो मुल्क इस तरह नहीं चला करते। मैं कभी धरने की तरफ नहीं गया और मैंने ना कभी खादम साहब से मिला हूं, ना कभी मैंने मीटिंग्स इनकी शुरा के साथ की हैं, ना साथ से मिला हूं। ये सरासर गलत है। इन्होंने देखो पुलिस के जो सादा कपड़ों में लोग गुजरे होते हैं उनको उठा के यरगमाली बनाना शुरू कर दिया और मुतालबे शुरू कर दिए, अगवा करना शुरू कर दिया पुलिस वालों को। ये तो कोई रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती। हुकूमत ने फैसला बहुत सोच समझ के किया है। इनके साथ 7-7 घंटे की मीटिंग की है और जब हमें इस नतीजे पे पहुंचे कि इनका एजेंडा कुछ और है, इन्होंने 20 तारीख को इस शहर को, इस मुल्क को जो है टोटली स्क्वीज कर देना है। अनफैक्ट सोचों के बाद ये फैसला किया कि सारे लोगों को ऑन बोर्ड करके कि इस पार्टी को बैन किया जाए। अभी तो इनके सोशल मीडिया के लोगों को हम देख रहे हैं, ये सरेंडर करें, ये कानून के आगे अपने आप को पेश करें। इनके एसेट्स का फैसला और सारा दीगर ये जो है ये लॉ मिनिस्ट्री देखेगी। केसेस होंगे जी इंशाअल्लाह ताला, वो केसेस चलेंगे। इनका एजेंडा और है, देखिए हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के। देखिए तहरीक लब्बैक जब नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दे रही थी तो उस वक्त उनका जो भी एजेंडा था शेख रशीद उनके साथ थे। आज हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले तो बकौल शेख रशीद उनका एजेंडा कुछ और हो गया और बड़ा खतरनाक हो गया, क्योंकि अब हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं और वो भी खास साहब की हुकूमत के खिलाफ। तो कल तक यही जमात बहुत से लोगों को बड़ी अजीज थी और उन पर प्यार मोहब्बत और नोट तक निछावर किए गए। आज उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, पाबंदी लगाई जा रही है। तो सवाल ये कि ये दोहरा म्यार कब तक चलेगा? इसी दोहरे म्यार ने आज हमें इस हाल तक पहुंचाया। अगर हुकूमत साद रिजवी को गिरफ्तार ना करती तो मेरा सवाल ये कि क्या इस तरह हंगामा राई होती? ये सारा मामला तो उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है और अगर हुकूमत को ये इल्म था कि ये गिरफ्तारी के बाद हंगामा राई हो सकती है तो फिर हुकूमत ने साद रिजवी की गिरफ्तारी से पहले इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया? तो मेरे नजदीक ये बदइंतजामी की एक बहुत बड़ी और जीती जागती मिसाल है जिसका खमियाजा उन बेचारे लोगों ने भुगता है जिनका कोई कसूर नहीं था। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरत कर रही थी, राब्ते में थी। अब हुकूमत को उस वक्त शायद ये खदशा था कि कहीं लोग अपोजिशन के साथ मिलकर अपोजिशन की तहरीक में जोर न पैदा कर दें, तो उन्हें झूठे वादों और दिलासों पर टकाया गया और बार बार उनसे वादे किए जाते रहे। तो ये जो सारा हमने रिएक्शन देखा ये उन्हीं वादों का रिएक्शन था। अब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन इसके हवाले से वो ये कि ये मामला बुरी तरह मिसमैनेज हुआ है। एक ऐसी जमात जिसके बारे में ये तासुर है कि वो रियासती इदारों के कंट्रोल में है, अब उसका अचानक कंट्रोल से बाहर चले जाना ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा।
अब पीडीएम की बात करते हैं। पीडीएम के रहनुमा चौधरी मंजूर गुफ्तगू करें। पीडीएम के रहनुमा नहीं बल्कि वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। पीडीएम से तो पीपल्स पार्टी के लोग मुस्तैफी हो चुके हैं, लेकिन ये भी साथ क्लेम करते हैं कि वो बदसूर पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा है। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर गुफ्तगू कर रहे हैं पीडीएम के हवाले से। वॉच दिस। जब आप 30-40 सेकंड में बता सके कि मुझे समझाएं कि क्यों इतना इख्तलाफ नहीं, हुआ। देखे ना, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया। जब नहीं कोई बोल रहा था हम सब बोले और सब इकट्ठा किया, पीडीएम को हमने बनाया। हमारी बुलाई हुई एपीसी में बना। उन्होंने कहा सदर मौलाना को बना दे, जनसंख्या इनको दे दे, हम सब्र कर गए। उसके बाद जब ट्वीट की सबसे पहले मरियम नवाज ने, तो उससे चीजें खराब होनी शुरू हुई। क्यों तो वो ट्वीट क्यों हुई सर? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों ये हो रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही कि हमेशा ये खुद क्योंकि सर मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, ऑनेस्टली आप उनका वोट भी नहीं काट रहे हैं। या तो ना कि आप नून का कंपेटिटर हो और उनको आपसे खतरा हो, तो मुझे समझ में आती है। मुझे जो समझ आती है ना, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली कामयाब हो रही थी, वो इनको पसंद नहीं थी, क्योंकि अगला अदम इत्माद का मरला था। अदम इत्माद में वो हो जाना था। आज सिचुएशन देखे ना, गवर्नमेंट के पास के पल्ले क्या है, दोनों हुकूमतें। आप ये कह रहे हैं कि आपकी कामयाबी से डर रहे थे। सर मेरा देखिए, पीडीएम बनाने के पीछे या पीडीएम बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार था, उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान जब से हुकूमत मार्ज वजूद में आई है, वो पहले दिन से दीगर सियासी जमातों को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत फेयर इलेक्शन के नतीजे में नहीं आई तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है, एक अलायंस करना चाहिए, असम्बलियों से रिजाइन करना चाहिए, असम्बलियों का बाइकआउट करना चाहिए। तो इसी वजह से उनको जो है इस इत्तेहाद का सरबराह बनाया गया। अब चूंकि मौलाना फजलुर रहमान की बात उस वक्त नहीं मानी गई थी शुरू में, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एक मुकदमात का दबाव आया और उनकी मरकजी क़यादत भी मुकदमात की लपेट में आई और जरदारी साहब को कराची से इस्लामाबाद आना पड़ा, तो सबसे ज्यादा चीखें पीपल्स पार्टी की निकली। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद में शामिल किया गया। उसके बाद एक इत्तेहाद बना जिसमें मुस्लिम लीग नून को शामिल किया गया। अब ये सारा इसका बैकग्राउंड था। तो ये बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन का अलायंस है, ये मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत कह ले, उनकी ख्वाहिश कह ले, उनका एक तजवीज़ कह ले, उसकी बुनियाद पर बना। पीपल पार्टी जो पहले हमेशा डिनाइल में रही, वो कभी मौलाना फजलुर रहमान से को जो है वो उनको हाथ नहीं पकड़ाते थे और कहते थे कि नहीं मौलाना फजलुर रहमान तो खामखा पार्लिमानी सिस्टम को जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी जो मौलाना फजलुर रहमान से डिस्टेंस की थी उस वक्त, बाद में जब खुद उन पर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले उन्हें मौलाना फजलुर रहमान नजर आए। अब मौलाना फजलुर रहमान चूंकि बहुत करीब थे नवाज शरीफ और पीएमएल-एन के, तो उन्होंने उनको भी कायल किया। पीएमएल-एन भी अपोजिशन में जो मार खा रही थी, तो सारी जमातें इकट्ठी हुई। तो बुनियादी तौर पर यह काम मौलाना फजलुर रहमान का था। तो मौलाना ये कैंडिडेट अगर पीपल पार्टी कहती जी हमने बनाई, तो ये बात अकॉर्डिंगली दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त है कि उन्होंने जब ये हालात को देखा तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ को मान लिया कि आपके साथ मिलकर तहरीक चलाते हैं और इस्तीफे भी देते हैं। बाद में इस्तीफों से भी चले गए। अब चूंकि सारे मामले में जब पीडीएम बनी तो पीएमएल-एन ने सबसे ज्यादा अग्रेसिव लहजा लबो लहजा इख्तियार किया। तो जितनी आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की या जो भी उन्होंने किया, वो ज्यादातर मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएल-एन ने किया। तो वो समझते हैं कि पीडीएम के अंदर उन्होंने हक अदा किया। तो नवाज शरीफ अपने लबो लहजे और अपनी कमांडिंग पोजीशन की वजह से वो पीडीएम पे हावी हो गए। लेकिन इस सारी जो लड़ाई हुई थी या जो भी मुहाजराई थी, इसका फायदा पीपल पार्टी को हुआ। पीपल पार्टी पर से दबाव खत्म हो गया। बाकी जमातों पर से भी हुआ तो पीपल पार्टी पर से भी हुआ। अब पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो दूसरे दर्जे की आदत है, वो एक दूसरे पर बैशिंग कर रही है। और पीपल पार्टी अब भी ये तासुर देने की कोशिश करी कि वो पीडीएम का हिस्सा है। अगर पीडीएम इस्तीफे कबूल कर लेती है तो फिर वो पीडीएम के हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन पीडीएम जो है वो इस्तीफे कबूल नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके पीपल पार्टी और एनपी अपने फैसलों पर नजरसानी करे तो उनसे बात हो सकती है। अब इसका मतलब ये कि पीपल पार्टी अब भी पीडीएम का हिस्सा है और मेरा गुमान ये कि आगे भी रहेगी। लेकिन चूंकि अभी सियासी तौर पर बहुत सी जमातों को जिंदा रहना है, तो एक नई जंग जो है छेड़ दी गई, ताकि वो कहते हैं ना कि जो हाईलाइट है, लाइमलाइट ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो, तो पॉलिटिकल हालात की जो लाइमलाइट है उसमें रहने के लिए ये सारी लड़ाई हो रही है। यहाँ पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ फैसला दिया गया। जस्टिस उमर ताब अब्दियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा से मुतल्लिक केस की समाअत की। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम को शायद इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है। उन्होंने मेरी अहलिया और मुझ पर इल्जामात आयद किए थे। फरोग नसीम के लिए अदालत का एहतराम नहीं, वजारत जरूरी है, इसलिए वो अदालत में आए नहीं। समाअत मुकम्मल होने के बाद भी फरोग नसीम ने तहरीरी दलाइल जमा कराए। फरोग नसीम ने खल्फ की खिलाफ वर्जी की, इन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाना चाहिए। तो जस्टिस फाइज ने अपने दलाइल में कहा कि मेरी अहलिया, बेटी और बेटे, मैं उन सब से माजरत खा हूं। मेरी वजह से अहलिया और बच्चों के खिलाफ फैसला आया। आज तक एक शख्स अदालत में मौजूद नहीं है और कहने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दरअसल मुनाफिकीन की कौम है। जस्टिस काजी फाइज ने गाने और शायरी का हवाला देते कहा कि गम इश्क लेकर जाएं कहां, आंसुओं की यहां कीमत नहीं है। केस FBI को भिजवाने का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ था। आर्टिकल 184/3 बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अदालती हुक्म आइन और मुतअद्दिद कवानीन के खिलाफ है। किसी शख्स के टैक्स रिकॉर्ड तक गैर कानूनी रसाई फौजदारी जुर्म है। मेरी बेटी और बेटे को FBI नोटिस का हुक्म बुनियादी हकूक के जुमरे में नहीं आता। तफसीली फैसला आने से पहले ही FBI को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहा गया। जैसे काजी फाइज ने कहा कि क्या फाइज ईसा इस अदालत का जज नहीं है? क्या अजमत सईद और आसफ सईद खोसा के नाम बहुत मुकद्दस है? आप चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस का भी नाम लूं? खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले के बाद मुझ पर क़यामत बर्पा की गई। हादिम रिजवी ने धरना केस पर कोई नजर सानी दायर नहीं की। हादिम रिजवी के अलावा हर शख्स ने नजर सानी की दरखास्त दायर की। जस्टिस मुनीर अख्तर ने जस्टिस काजी फाइज को कहा कि मुझसे ऐसा कुछ मंसूब न करें जो मैंने नहीं कहा। आपकी इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी इल्जाम लगाए। तो जस्टिस काजी फाइज ने दलाल दिए कि खातून चेयरमैन FBI को मेरा केस जाते ही ओहदे से हटा दिया गया। महकमा कस्टम से 3 माह के लिए चेयरमैन FBI लाया गया। मेरी अहलिया का टैक्स कमिश्नर कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। अदालत ने नोटिस लिया, टैक्स मामला वापस कराची मुंतकिल हुए। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि अदालती हुक्म में लिखा है FBI की जांच पड़ताल इस्लामाबाद में होगी। जस्टिस फाइज ने कहा अदालती हुक्म में तजाद है, वक्त कम है, अदालत सुबह सुबह समाअत किया करे। जस्टिस उमर ताब अब्दियाल ने कहा कि आपको वक्त की किल्लत का ख्याल अब आया है। नजर सानी के शुरू हुआ तो आपने नई दरखास्त डाल दी। मार्च का पूरा महीना आपने जाया किया। जस्टिस फाइज ईसा इधर उधर की बातें ना करें, अपना केस चलाएं। हमारा काम लोगों को जेल भेजना नहीं, फैसले करना है। हम केस चलाना चाहते हैं, आप कहानियां ना सुनाएं। तो जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि FBI ने आज तक मुझे नोटिस नहीं भेजा। मेरे बच्चे और अहलिया मेरे जेर कफालत नहीं। लंदन जायदाद खरीदते वक्त भी अहलिया और बच्चे जेर कफालत नहीं थे। इमरान खान की तरह मेरी अहलिया ने जायदाद नहीं छुपाई। न्याजी सर्विस वाला केस FBI को नहीं भेजा। मेरे केस में अदालत ने तफरीक से काम लिया। लंदन जायदादों की कुल मालियत F6 के एक प्लॉट के बराबर नहीं। फरोग नसीम रोस्ट्रम पर आकर झूठ बोलते रहे। तो जस्टिस काजी फाइज के दलाइल के बाद केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।